तो ये है सोलो लेवलिंग का तीसरा एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हू अपनी शैडो मोनार की पावर से सभी मॉन्स्टर को हरा रहा होता है। ये सब देखकर जिन्हू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन्हू से पूछता है आखिर ये सब आए कहाँ से हैं। जिस पर जिन्हू कहता है तुम्हें पता नहीं है, पर ये सब मेरी स्किल का हिस्सा है। फिर जिन्हू उन लोगों को मारने के लिए भेज देता है। ये देखकर जिन्हू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि कुछ काम तो मेरे लिए छोड़ दो। तभी एक सोल्जर आता है और उसे स्टोन देता है। दूसरे सीन में हम एक टूटी हुई शिप को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बहुत ज्यादा घबरा हुआ बैठा था एक दूसरे बंदे से। वो बंदा कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने बस तुम्हारे दोस्तों को बेहोश किया है, मारा नहीं है। जो अपना घबराया हुआ बंदा था वो इससे इंग्लिश में बात कर रहा होता है, पर इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अपना ये वाला बंदा भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का यूज करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ और घर जाना चाहता हूँ। दूसरे सीन में हम जिन्हू और जिन्हू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं पार्टी करने के लिए। जिन्हू कहता है कि 19 रेट्स क्लियर हो चुकी है जैसे हमारी डील में था, तो अब आगे क्या करना है। जिस पर जिन्हू कहता है पहले मुझे रिटर्न टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद मैं अपने फादर से नेगोशिएशन चालू कर दूंगा। जो सुनकर जिन्हू कहता है कि मेरे कुछ प्लान्स है, तो थोड़े दिनों तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। और यहाँ पर जिन्हू काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है, तो वो जिन्हू से कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरदर्द दूं तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पर क्या तुम्हें पता है मेरा भी एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, पर मेरा ही भाई मुझे पसंद नहीं करता है, जिससे हमारे बीच में इतनी बनती नहीं है। और वहीं पर तुम्हें देख लो, तुमने मेरी जान भी बचाई और मेरी इतनी ज्यादा मदद भी करी, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। जिस पर जिन्हू कहता है अगर ऐसा है तो मैं आज से तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जो सुनकर जिन्हू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो दोनों दबाकर पार्टी करते हैं। दूसरे सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको कैप्चर करके रख लिया होता है और उसको पकड़ने वाले बंदे बाहर खड़े बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कहाँ से। जिस पर वो दूसरा बंदा बताता है कि इसने बोला है कि एक फॉरेन का हंटर है जो 10 साल से किसी गेट के अंदर फंसा हुआ था, पर इसे एक एग्जिट पॉइंट मिला जिससे डायरेक्ट अमेरिका में आ गया। क्योंकि इसे इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो हमने एक ऐसे बंदे को बुलाया है जो इससे बात कर सके। जिस पर वो दूसरा बंदा बोलता है तो ऐसा भी तो हो सकता है ये एक ह्यूमैनिटी या फिर एक मैजिक बीस्ट भी हो सकता है ना, इसलिए हमने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है। और हम देखते हैं कि वो एस रैंक हंटर और कोई डोंगसू होता है जो प्लेन से वापस अमेरिका आ रहा होता है उस बंदे से बातचीत करने। वो बंदा पूछता है आखिर इस बंदे का नाम क्या है, जिसपे वो दूसरा बंदा बताता है इस बंदे का नाम है वोंग संग। दूसरी तरफ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हू जिना से बोल रहा होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिना बोलती है अब तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो, आखिर तुम किसके साथ जा रहे हो। जिस पर जिन्हू कहता है मैंने बताया तो था मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। जिस पर जिना कहती है मुझे भी मिलना है तुम्हारे उस दोस्त से। तो दूसरे सीन में हम जिन्हू को उसी कैसल में देखते हैं। जिन्हू वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा था जब वो पहले इधर आया था तो उसका लेवल 20 था, तो पिछली बार से उसका लेवल 3 गुना बढ़ चुका है, तो उसको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो दरवाजा ओपन करता है। जैसे ही वो उस जगह के अंदर आता है तो उसे एक क्वेश्चन सोन लगता है कि उसे इस जगह में घूम रहे मॉन्स्टर की सोल को इकट्ठा करना होगा और उसे क्वेस्ट पूरा करने के लिए 10,000 मॉन्स्टर की सोल चाहिए। जो देखकर जिन्हू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर है। जिन्हू अपने आप को शांत करता है और कहता है मेरा गोल एकदम साफ है, यहाँ चाहे जितने भी मॉन्स्टर हो मैं सबको हरा दूंगा। दूसरे सीन में हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास आ चुका होता है। उसके फादर कहते हैं ओ तुम्हें गिल्ड के ऊपर कब्जा करना है, पर तुम जानते हो ना तुम्हारा भाई पहले से इधर काम करता है। जिन्हो कहता है जैसे मेरे भाई का प्लान है बाहर से किसी को लाना गिल्ड को चलाने के लिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ये बात सुनकर जिन्हो के फादर बोलते तुम्हारे हंटर का नाम है संग जिनवू, ये वही बंदा जो डबल डंजन के रेड में था और ये वहाँ भी इन्वॉल्व था जहाँ पर सर्वेलेंस टीम के एक हंटर का मर्डर हुआ था। और आज तक तुमने जितनी भी रेड किए ये उन सब में शामिल था और साथ ही रेड गेट वाले इंसिडेंट में इसी ने सभी हंटर की जान बचाई थी और इसी की वजह से तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिला है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड दे दूं। जिस पर जिन्हू कहता है हाँ मैं ही ओजन गिल्ड को चलाना चाहता हूँ। जिस पर उसके फादर भी मान जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा तरीका भी ट्राई करेंगे, पर मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले चाहते हैं कि जिन्हू उनका गिल्ड ज्वाइन करे, पर मैं चाहता हूँ कि जिन्हू हमारी गिल्ड में आए, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर जिन्हू कहता है हाँ बिल्कुल मैं उसे कैसे भी अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवा लूंगा। दूसरे सीन में हम जिन्हू को देखते जो काफी सारे मॉन्स्टर को हरा चुका था और उनकी सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो पर किसी वजह से नहीं कर पा रहा होता है और इतने सारे मॉन्स्टर को मारने की वजह से जिन्हू को दूसरे फ्लोर पर जाने का एंट्री परमिट भी मिल जाता है। जो देखकर जिन्हू आगे बढ़ने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पर पैदल चलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर जिन्हू आइस बियर के लीडर को बुलाता है जिससे वो उसको जल्द से जल्द आगे पहुंचा दे। जिन्हू आगे बढ़ने वाला होता है पर लेकिन आगे और भी ज्यादा मॉन्स्टर इकट्ठे हो जाते हैं, पर वो भालू बिल्कुल भी डरता नहीं है और उन सबको उड़ाते हुए आगे निकल जाता है, जिसे देखकर जिन्हू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम टैंक रखता है। दूसरे सीन में हमें चाहे को दिखाया जाता है जो अभी स्विमिंग करके निकली होती है और उसकी खूबसूरती को देखकर काफी सारी लड़कियां उसकी तारीफ भी कर रही होती है। वो याद करती है जब वो चोई के पास गई थी तो उसने उससे कहा था कि हम लोगों को बता क्यों नहीं रहे फ्लाइंग एड्स के बारे में, हमें उनसे ये छुपा क्यों रहे हैं।
चोई कहता है कि ऐसे ऑर्डर एसोसिएशन के हैं, अगर वैसे भी हम लोगों को बता देंगे तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और डरने लगेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना है और अपने गिल्ड को बड़ा बनाना है, हमारी बस यही ड्यूटी है। दूसरी तरफ हमें दोबारा से जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार चुका होता है और वो कहता है कि जब मुझे इसकी की मिली थी तब मुझे लगा था कि ये एक एस रैंक का अंडर है, पर इनकी ताकत देख के लगता है कि ये एक बी रैंक का डंजन है, पर लेकिन इसमें काफी ज्यादा फ्लोर है और आगे चलते चलते काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से भी सामना हो सकता है और इनको मारने के बाद ही मुझे आगे जाने का मौका मिलेगा। और जिन्वू अब बोल रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है, अगर एक कैसल भी उस टावर की तरह है तो इसमें भी 100 फ्लोर होंगे और जब तक मैं उस 100वें फ्लोर पर पहुंचूंगा तो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, पर पता नहीं मेरे ये सप्लाईज कब तक चलते रहेंगे। और जिना से भी मैंने वादा किया कि मैं जल्दी लौटूंगा और इस सेफ बैटल करने में काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा है। और देखते ही देखते जिन्वू ने 10,000 डीमन की सोल को इकट्ठा कर लिया होता है और ऐसा करते करते जिन्वू आगे बढ़ता है और उसे एक बॉस दिखता है जिसके पास उसकी आर्मी भी होती है। ये देखकर जिन्वू अपनी भी आर्मी को बाहर निकाल लेता है और देखता है कि ये बॉस सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरे सीन में मूसी हंटर को देखते हैं जो कि आहन को बता रही होती है कि जिन्वू घर पे नहीं है, उसकी बहन ने बताया कि वो किस दुनिया के लिए बाहर गया है। आहन कहता है कि उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है, ना ही जिन्वू किसी रेड में शामिल हुआ है, ना ही वो देश छोड़कर बाहर गया है, पर उसकी लास्ट लोकेशन शहर के बीचों बीच दिखाई दी थी। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता। आहन कहता है ये तो मेरी जॉब का एक हिस्सा है। दूसरे सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी से कह रहा होता है कि उस बॉस को मैं हराऊंगा और बाकी सब तुम लोग देख लेना। और वो लोग भी वैसा ही करते हैं और इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। और गाइस अगर तुम्हें इसकी वीडियो क्लिप्स देखनी है तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जिन्वू यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पॉइंट है जिससे मैं काफी ज्यादा सोल्जर को समन कर सकता हूँ और उन्हें मेंटेन रखने में मेरे पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है। पर सवाल ये उठता है क्या ये बंदा अपनी जगह से उठ भी सकता है। जिन्वू ये सब सोच ही रहा होता है कि वो बॉस बहुत ही स्पीड में आता है और जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वू उस हमले को डॉज कर लेता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिन्वू उस बॉस को एक पंच मारता है जिससे वो उड़ के बहुत ही ज्यादा दूर गिरता है और इस पावर को देख के जिन्वू खुद भी हैरान हो जाता है। अपनी इस पावर को देख के जिन्वू खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैंने सच में अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया। वो बॉस उठता है और जिन्वू की तरफ बहुत ही स्पीड में पढ़ने लगता है। जिन्वू ये देख के थोड़ा घबरा जाता है। जिन्वू आयरन से उसकी शील्ड मांगता है और उस बॉस के हमले से बच जाता है। वो बॉस जिन्वू के ऊपर लगातार काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है और जिन्वू को उसके हमले को रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है। जिन्वू को एक मौका चाहिए होता है उस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए। जैसे ही वो मौका उसे मिलता है वो कूद कर उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, पर लेकिन वो बॉस उसे देख लेता है और वो बॉस जिन्वू के ऊपर काउंटर अटैक करता है जिसे जिन्वू काफी मुश्किल से डॉज कर लेता है और सोच रहा होता है क्या ये मेरे मूव्स को पहले ही पढ़ रहा है। जिन्वू अपने मन में कुछ सोचता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो बॉस भी उसका पीछा करने लगता है। उस बॉस का पूरा ध्यान जिन्वू के ऊपर होता है जिससे वो एक बिल्डिंग में टकरा जाता है और जिन्वू को यही मौका चाहिए होता है उस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए। वो उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करता है और उसको आधा काट देता है। उस बॉस को हराने के बाद जिन्वू को काफी सारे पॉइंट भी मिलते हैं और उसे मिलता है वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। अगले सीन में हम देखते हैं कि संग के पास डोंगसू पहुंच जाता है और कहता है कि ये लोग बोल रहे हैं तुम एक मैजिक बीस्ट हो जो बात कर सकते हो। जो सुनकर संग कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं प्रूफ के तौर पर अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकता हूँ। डोंगसू बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि तुमने मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। डोंगसू वो रिपोर्ट पढ़ने लगता है, तभी संग बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। डोंगसू बोलता है कि तुम चुप रहो, पर संग उससे बोलता है ह्यूमंस को कितना पता चला है गेट्स और उनके अंदर होने वाले मैजिक बीस्ट के बारे में। डोंगसू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तो अब संग कहता है डंजन मैजिक बीस्ट और गेट्स ये तो कुछ भी नहीं है उस आफत के सामने जो अल्टीमेट तबाही ला सकती है। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ पर उसे रोकना चाहता हूँ। ये बात सुनकर डोंगसू बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, इस दुनिया के अंदर कितने सारे हंटर्स हैं, अगर वो एक साथ आ गए तो किसी भी चीज को रोक सकते हैं। जिस पर सांग कहता है कि नंबर्स काम नहीं आने वाले हैं, हमारे हंटर्स को डिवाइड करके हमारे खिलाफ यूज किया जाएगा। डोंगसू उसकी रिपोर्ट देकर बोलता है ये तो बहुत ही अजीब है, तुम्हारा एक नाम है, एक बीबी है और 2 बच्चे हैं, क्या तुम्हें अपने बच्चों का नाम भी याद है। जिस पर सांग बोलता है हाँ मेरे बेटे का नाम है सांग जिनवू। तो गाइस तुम लोग यहाँ तक समझ ही गए होंगे ये जिनवू का बाप है। सांग डोंगसू से बोलता है तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो। जिस पर डोंगसू बोलता है मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब तो नहीं दूंगा पर इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा अभी तक मर चुका है और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और डोंगसू सांग से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। सांग भी यहाँ डोंगसू से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और दूसरे सीन में हम जिनवू की आर्मी को देखते हैं, वो सभी फ्लोर्स को आराम से क्लियर करते हुए ऊपर जा रहे होते हैं और जिनवू अपने मन में सोचता है कि आज की फाइट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी रही। और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी आर्मी भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि अनडेड किंग भी मुझसे डर रहा है। इतना कहने के बाद जिनवू बहुत ही स्पीड में जाता है और अनडेड किंग को मार देता है जिसकी वजह से जिनवू का लेवल काफी अप हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सांग और डोंगसू की फाइट से चारों तरफ तबाही मच चुकी है। तभी उधर खड़ा एक बंदा कहता है मैंने सुना था जब 2 एस रैंक हंटर लड़ते तो काफी ज्यादा तबाही मच जाती है, पर ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। और डोंगसू तो लड़ाई की कुछ देर बाद ही अपने आप हार जाता है। दूसरी तरफ हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है वैसे मेरा
फूड खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। और वो कहता है कि मैं 75 फ्लोर पर हूँ और 25 फ्लोर बाकी है, पर कोई बात नहीं, मुझे आज वैसे ही बहुत तगड़ा फायदा हुआ है। उस मोटे से बॉस को हराने के बाद मुझे इयररिंग्स मिले और उस स्केलेटन को हराने के बाद मुझे ये नेकलेस मिला और मेरा स्ट्रेटर बता रहा है कि आगे और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। जिनवू बताता है कि उसको एक स्पेयर भी मिला है, पर वो लगता नहीं उसके काम का, इसलिए वो उसको अपनी आर्मी को दे देगा जिससे उनकी फायर पावर बढ़ जाएगी। और फाइनली मैं चूज कर पाया कर्स लूट रैंडम बॉक्स को, जो कि मुझे क्विस्ट के रिवॉर्ड के तौर पर मिला है। जिनवू जैसे उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे एक चाबी मिलती है, पर उस चाबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है कि उसे कब और कहाँ यूज करना है। तो जिनवू कहता है वैसे भी मैं इस चाबी के लिए यहाँ पर नहीं आया था। और जिनवू बोलता है कि मुझे 50 फ्लोर पर वर्ल्ड ट्री फ्रेगरेंट मिला और 70 फ्लोर पर स्प्रिंग वाटर मिला, यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइट बनाने के लिए मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट्स है और बस मुझे एक और चाहिए, जिसके बाद मेरी मॉम पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और वो ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। और गाइस यहीं पे तीसरा पार्ट खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनवू वापस आ चुका है और वो बोल रहा था कि एल्केज़र ऑफ लाइट बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, उसमें से 2 तो मेरे पास है, मुझे बस एक चाहिए, जो कि है प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डीमन मोनार। जिनवू कहता है जब मैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स को लेने जाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। डीमन कैसल में जाकर मैं पावरफुल तो हो चुका हूँ, पर ऑफिशियली मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, जिसकी वजह से मैं हाई रेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मैं ताकतवर भी नहीं बन पाऊंगा और मुझे दिखावा करना भी बंद करना होगा। मेरी सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रह सकती है, इसलिए मैं अपनी पावर्स को रीअसेस करवाऊंगा। दूसरे सीन में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हंटर आए होते हैं अपनी पावर्स को चेक करने के लिए, मतलब अवेकन होने के बाद उनकी कितनी पावर्स बढ़ी है। उन सब के बीच में हिन भी होता है जो कि कह रहा होता है कि आज हम कैसे लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। तभी उसकी नजर जिनवू पे पड़ती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और वो वेग को कॉल करता है और ये सुनकर तो वेग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं उधर फटाफट आता हूँ। दूसरे सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो कि वेट कर रहा होता है, उसके बाजू में एक हंटर होता है जो काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो कहता है कि मुझे मेरी हंटर रैंक अच्छी चाहिए जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, शायद फिर मेरी एक्स वाइफ और बेटी वापस आ जाए। उसके बाजू में बैठा बंदा बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक सी या डी रही तो स्काउट तुम्हें डायरेक्ट किल्ड में ले लेंगे, पर अगर तुम्हारी रैंक ई रही तो काफी दिक्कत हो सकती है। जो सुनकर जिनवू स्माइल करता है और कहता है हाँ, जब वो ई रैंक का हंटर था तो उसे काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। अब जिनवू को बुलाया जाता है उसकी पावर को रीअसेस्ट करवाने के लिए। अब जिनवू भी सामने वाले क्रिस्टल पे हाथ रखता है, तभी वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और जो लड़की चेक करती है तो मशीन में एरर आ जाता है। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती और जिनवू को बोलती है तुम क्या दोबारा से हाथ रख सकते हो इसके ऊपर। जिनवू दोबारा से उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और दोबारा से मशीन के अंदर एरर आ जाता है, जो देख के लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का चीफ आ जाता है और वो चीफ पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की बोलती है कि बार बार चेक कर रही हूँ पर इस मशीन में एरर आ जा रहा है। उसका चीफ भी ट्राई करता है और मशीन में वापस से एरर आ जाता है। लड़की पूछती है क्या हुआ। वो चीफ बोलता है कि मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये मशीन कह रही है मिस्टर जिनवू को असिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि इनके अंदर इतनी मैजिकल पावर है, ये मशीन भी मेजर नहीं कर सकती है। यानी पूरी कंट्री में जिनवू 10वें नंबर पे आता है जो कि एस रैंक का हंटर है। दूसरे सीन में हमें चॉय को दिखाया जाता है जो कि जिंजुल से पूछ रहा होता है क्या हमें फ्लाई एंड के बारे में और भी जानकारी मिली है, जिस पर जिंजुल कहता है कि एसोसिएशन अभी भी उन्हें चेक कर रही है, रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। चॉय कहता है कि हाल फिलहाल में बहुत ही अजीब चीजें हो रही है, मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड मिशन में जाकर डंजन बॉस को हरा दिया, वैसे वो है कौन। जिस पर जिंजुल कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन की जगह पर लेट पहुंचा था इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। जो सुनकर चॉय थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि लॉबी में इतनी आवाज क्यों आ रही है। जिस पर जिंजुल कहता है लगता है कोई हंटर अवेकन हुआ है, वही इतना फेमस हो रहा है। जिंजुल कहता है रुको मैं चेक करके आता हूँ। जिस पर चॉय कहता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और वो लोग यहाँ पर आने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे सीन में काफी सारे हंटर्स को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल जाता है कि जिनवू एक एस रैंक का हंटर है और वो लोग ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वही चीफ आ जाता है और वो जिनवू को बोलता है कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है आपको रीअसेस्ट करने के लिए, वो 3 दिन बाद आने वाले हैं तो आप प्लीज 3 दिन बाद आकर रीअसेस्ट करवा लेना। तो जिनवू बोलता है ठीक है, पर ये सब यून भी देख रहा होता है और वो कहता है कि मैनेजर आन ने सही बोला था, मुझे इसके बारे में उन्हें बताना होगा। वो चीफ जिनवू से बोल रहा होता है कि जब आपकी पावर को मेजर कर लिया जाएगा तो आपकी रैंक को भी अपडेट कर देंगे। तभी जिनवू को एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है और जब वो साइड में देखता है तो सामने से चॉय आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ये तो वही है जिसे फायर गॉड कहा जाता है। और दूसरी तरफ चॉय को भी जिनवू का ऑरा फील होने लगता है और वो कहता है तभी इधर इतना शोर हो रहा था। चॉय जिनवू को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है क्या तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन किया, और वो बोलता है क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हो। पर जिनवू अपना फुल स्वैग में होता है, वो उसे इग्नोर मार कर चला जाता है और कहता है मैं अभी बिजी हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने चॉय से बात करने से मना कर दिया। चॉय जिंचुल से पूछता है मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन तो दिया था ना। जिस पर जिंचुल पूछता है हाँ तुमने दिया तो था पर उसने मना कर दिया। ये देखकर जिंचुल भी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है तो अच्छा ये सच था। और वो देखता है कि जिनवू तो एकदम गायब ही हो जाता है वहाँ से। तभी वहाँ पर वेग पहुंच जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और इस चीज को चॉय भी नोटिस कर लेता है और थोड़ा शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि वेग वहाँ पर क्यों आया है और वो समझने लगता है कि जो बंदा उसके सामने था वो जिनवू संग था और ऋषि ने रेड गेट को क्लियर किया था।
और हम देखते हैं कि वेग को भी चॉय के बारे में पता चल जाता है, पर लेकिन चॉय तो उसे इग्नोर मार के चला जाता है और ये देखकर वेग समझ जाता है कि उसे जिन्वू के बारे में पता लग गया है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरे सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मॉम अभी उठ के मेरा नाम पुकारेंगी, बस थोड़ी समय की बात है, फिर आप पूरी तरह ठीक हो जाओगी मॉम। जिन्वू जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे साइड में खड़ा जिनचुल दिखता है जो उससे कह रहा होता है अभी तक मेरी आंखें धोखा खा रही थी। सर्वेलेंस टीम का काम होता है कि हंटर पे नजर रखना और जो भी उस लॉ को ब्रेक करे उसे पनिशमेंट देना। जिन्वू कहता है क्या तुम मेरे ऊपर सर्वेलेंस करने आए हो? जिनचुल कहता है कि सर्वेलेंस टीम एक ऐसा ग्रुप है जो हंटर से जुड़े मामलों को हैंडल करता है, पर जब बात एस रैंक से डील करने की आती है तो हम भी पावरलेस होते हैं। जिनचुल कहता है कि तुमसे तो मिलने कोई और आया है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू से मिलने गो आए हैं जो कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है, जो देखकर तो जिन्वू भी काफी हैरान हो जाता है। दूसरे सीन में हम उन तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और गो कह रहा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कांग्रेचुलेशन एस रैंक के लिए, अब तुम्हारी रैंक एस है तो अब हम तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। अब वो कहता है कि हमारी रीच इतनी ज्यादा है फिर भी हमारे पास स्किल्स हंटर की कमी है, इसीलिए हम बड़े गिल्ड के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जैसे कि पेमेंट वगैरह और फेम। जिनचुल भी हमारे टॉप हंटर में से है और इसकी रैंक ए है। गो कहता है चलो मैं सीधा पॉइंट पे जाता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो और मैं तुम्हें एसोसिएशन के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट दिलाऊंगा। जो सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है और कहता है तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? जिस पर गो बताता है कि नेशन के ग्रेटेस्ट एडवोकेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि वो हंटर्स है जो लोगों को मैजिक बीस्ट से बचाते हैं, जिनके कोर 5 टॉप गिल्ड्स है, पर लेकिन अगर तुम इनमें से किसी में भी शामिल हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और जो एसोसिएशन है वो इनसे अलग काम करती है, वो एक छठी पावर की तरह है। जो सुनकर जिन्वू कहता है तो अच्छा तुम इसीलिए मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो? गो कहता है इस जॉब के लिए तुम्हारे पास ताकत भी है तो तुम्हारा क्या सोचना है इसमें? जो सुनकर जिन्वू बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है, अगर मैंने इन्हें ज्वाइन किया तो मेरा करियर भी अच्छा रहेगा और मुझे नहीं लगता गो से बड़ी किसी की रीच है, और वो खुद भी एक कमाल के हंटर है। वो पहले एस रैंक हंटर है जो इस कंट्री के अंदर अवेकन हुए थे। उनकी बॉडी को देख के लगता ही नहीं कि इनकी एज 80 से भी ज्यादा है। रिटायर होने के बावजूद इनकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है और अगर मैंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जिन्वू थोड़ा सोचता है और कहता है नहीं मैं आपके ऑफर को मना करता हूँ। जो सुनकर गो सोचता है लगता है जिन्वू को पैसों से प्यार हो चुका है, पर जिन्वू बोलता है कि मुझे मैजिक बीस्ट से लड़ना है, मेरी जगह डंजन के अंदर है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैं जिन्वू की आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं मैंने इतने सालों में कभी भी ऐसी सेंसेशन फील नहीं करी, और वो कहते हैं अगर मैं 10 साल यंगर और होता तो मैं जिन्वू के साथ मिलकर लड़ सकता। इसके बाद जिन्वू कहता है कि मेरी बहन मेरा घर पे इंतजार कर रही है तो मुझे यहाँ से जानना चाहिए। तो गो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है। गो कहता है कि मैं एक ऐसा कमाल का पसंद था कि मुझे एक ऐसे रैंक के हीलर भी मना नहीं कर सकते थे, और वो जिनचुल से कहता है आज मेरी जितनी भी मीटिंग है सबको कैंसिल कर दो, मैं आज इस फीलिंग को पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। और वो जिनचुल से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? जिस पर जिनचुल बोलता है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो गो बोलता है मुझे कोई परेशानी नहीं है। गो सोचता है जिन्वू भी क्या ड्रिंक करता होगा, और जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो एसोसिएशन है वो सी या डी रैंक के गेट को ही हैंडल करता है, पर लेकिन मुझे अपना लेवल जल्दी से जल्दी अप करना है जिससे मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकूं। दूसरे सीन में मैं डोंगसू को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास वो डिप्यूटी चीफ खड़े हुए हैं। वो चीफ डोंगसू से पूछता है क्या वोंगसंग सच में एक मैजिकल बीस्ट है? जिस पर डोंगसू बोलता है तो तुम्हें वो कहाँ से इंसान लग रहा है, मेरे लिए तो वो एक मैजिकल बीस्ट है। वो चीफ वहाँ से जान लगता है और जान से पहले डोंगसू को बोलता है जब तुम डिस्चार्ज हो जाओ तो एक बार कमांड सेंटर पे आ जाना। डोंगसू पूछता है कि अभी वोंगसंग कहाँ पर है, जिस पे वो चीफ बताता है कि कमांड सेंटर से ढूंढ रहा है, पर लगता नहीं कि उसे ढूंढ पाएगा क्योंकि उसने तुम्हें जो हरा दिया है, और ये बोलकर वो वहाँ से जान लगता है। ये सुनकर डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याद करने लगता है कि डोंगसू और वोंग की फाइट के अंदर वोंग ने उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी और उससे कहा था कि मेरी फैमिली से दूर रहना वरना तुम्हारी मौत भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ये सोचकर डोंगसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि उसने मुझे धमकी दी थी ना, पर मुझे पता है वो बंदा कहाँ गया है, मुझे बस अपने गियर्स की जरूरत है और आर्टिफैक्ट की, उसको कुचलने के लिए। अगले सीन में जिन्वू हमें बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। वो हमें बताता है जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो मैन मेड रेलिक्स होते हैं। हंटर्स की दुनिया में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो हाई लेवल के गियर्स होते हैं जिन्हें बड़ा सा बड़ा मेज भी नहीं बना सकता है। अगर तुम्हें आर्टिफैक्ट्स चाहिए तो तुम्हें ऑनलाइन ऑप्शन में खरीदना पड़ेगा, और जिन्वू भी इन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है ये कितने ज्यादा महंगे हैं। और जिन्वू कहता है कि मेरे सारे आर्टिफैक्ट्स कमाल के हो जिससे मैं डीमन कैसल को पूरी तरह खत्म कर सकूं, पर जिन्वू कहता है यहाँ तो कुछ काम का मिल ही नहीं रहा है। और फिर वो देखता है कि उसके पास एक स्पीयर ऑफ एवरेज है जिसको वो ट्रांसफर कर सकता है और साथ ही बेच भी सकता है। और जिन्वू ये भी देखता है जो ज्यादातर बेस्ट गियर वो सर्कुलेशन ऑफर में 20 से 30% परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, पर लेकिन जिन्वू के पास जो स्पीयर है वो मैजिकल डैमेज को डबल कर सकता है। इसका मतलब है ये इसे हाई रेट पर बेच सकता है, पर लेकिन उसने अगर ऐसा किया तो लोग ये सोचने लग जाएंगे कि इतना कमाल का स्पीयर ई रैंक के पास आया कहाँ से। लोग जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये स्पीयर आया कहाँ से, पर लेकिन अगर रिकॉर्ड्स में ये लिखा होगा कि मैं एक ए रैंक के गेट में गया हूँ तो मैं बहाने के तौर पर इसे यूज कर सकता हूँ, पर मैं एक ई रैंक के गेट में नहीं जा सकता हूँ। तभी जिन्वू देखता है कि एक माइनिंग टीम उसे रिक्रूट कर रही
होती है ए रैंक के गेट के लिए, और इस जॉब को कोई भी रैंक का पर्सन ले सकता है, बस वो फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरे सीन में हम गो को देख रहे होते हैं जो जिन्वू का 4 साल पहले का डाटा देख रहे होते हैं। जिन्वू की पहले वाली फोटो को देख के गो बोलता है तो बच्चे की तरह लग रहा है। गो कहता है तो कमाल की बात है, इतने समय तक जिन्वू ने इतनी सारी रेट्स को हैंडल कर रखा था। जिनचुल कहता है हाँ, वो अपनी मॉम के इटरनल स्लीप बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करता था, साथ ही अपनी बहन के ट्यूशन फीस के लिए भी। ये सुनकर गो कहता है कि आजकल के यंग लोगों में ऐसे डिवोशन नहीं होते हैं। उसके बाद जिनचुल कहता है कि रिकॉर्ड्स में जिन्वू ने रेड गेट हंटर टीम्स को भी ज्वाइन किया है। गो कहता है इतना सब होने के बाद भी जिन्वू एक बोनस के चारे में फंस गया। जिनचुल कहता है कि रिपोर्ट्स की माने तो वो उनकी माइनिंग टीम को ज्वाइन कर रहा है। ये सुनकर गो हैरान हो जाता है और कहता है सच में जिन्वू अनप्रेडिक्टेबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू उसी माइनिंग वाली जॉब पर आ जाता है जहाँ पर जिन्वू अपनी रैंक ए बताता है, और जो उसका बॉस होता है वो कहता है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो तुम ज्यादा हार्ड वर्क मत करना, रिलैक्स करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जिन्वू कहता है कि जो ज्यादातर हाई लेवल्स के डंजन होते हैं उनकी ज्यादातर डिमांड हाई डिग्री वाले स्पेशलाइजेशन होते हैं, और वो कहता है कि जो स्ट्रैक टीम होती है वो मैजिकल बीस्ट से लड़ती है, और जो माइनिंग टीम होती है वो जाके डंजन के माना क्रिस्टल को कलेक्ट करती है, और जो कलेक्शन टीम होती है वो बीस्ट की डेड बॉडी को कलेक्ट करती है। दूसरी तरफ हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोय अपनी टीम के साथ रेडी होता है। चोय सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बोलता है और अपने फायर मैजिक का यूज करता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। उन सभी मॉन्स्टर के मरने के बाद चोय उन लोगों को आगे आकर शील्ड लगाने के लिए कहता है, और वो लोग भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और जो चोय का हमला होता है वापस उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, पर लेकिन शील्ड की वजह से वो लोग बच जाते हैं। चोय कहता है कि मैंने डेड बॉडीज को ज्यादा जलाने की कोशिश नहीं करी है, और वो लोग डंजन के और भी अंदर बढ़ने लगते हैं। जो चोय है वो चाहे से कहने लगता है कि तुम्हारी नाक बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ज्यादा किसी चीज को स्मेल मत करना, तो चाहे भी ऐसा करती है और अपनी नाक को ढक लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपना काम खत्म करके वापस आ रहे होते हैं, जिसे देखकर जिन्वू कहता है इन्होंने डंजन बॉस के अलावा इतनी जल्दी सभी मॉन्स्टर को मार दिया। जिन्वू चोय को देख के कहता है कल मैंने उसे देखकर सेंस कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन गेट के अंदर से सभी लोग बिना चोट खाए बाहर आए, मतलब ये सच में ज्यादा पावरफुल है। और जिन्वू चाहे को भी नोटिस कर लेता है गेट से बाहर आते हुए, और वो कहता है कि ये तो चाहे है गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर, इसका और सच में अलग है, बहुत ही कम लोगों का ऐसा होता है। अब चाहे भी जिन्वू को नोटिस कर लेती है, पर जब वो साइड में देखती है तो जिन्वू वहाँ पर होना ही होता है, और वो भी कहने लगती है शायद मैंने अभी अभी चेयरमैन गो को नोटिस किया, शायद ये मेरा वहम होगा, और वो चीख मार के वहाँ से चली जाती है। अब हम जिन्वू को देखते जो साइड में हट गया था, वो सोचता है कि चाहे ने उसे नोटिस कर लिया था। ये देखकर वो कहता है मैंने जितना सोचा था चाहे तो उसे भी ज्यादा शार्प निकली। इसके बाद हम देखते हैं जो माइनिंग टीम होती है और जो कलेक्शन टीम होती है वो अपना काम करने के लिए डंजन के अंदर चली जाती है। सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं, पर जिन्वू एकदम सीधा देख रहा होता है और कह रहा होता है यहाँ से एकदम खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है, मतलब डंजन का बॉस एकदम सामने ही है। और वो कहता है जो डीमन कैसल के अंदर वल्कस और मेंटिस है उससे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जिन्वू कहता है मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, तभी वो सुनता है कि कुछ लोग उसकी रैंक का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर जिन्वू भी सोचता है मैं कहीं भी चला जाऊँ पर ई रैंक को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इन सब को इग्नोर मारकर जिन्वू आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वो एक बंदे से टकराने लगता है, जिससे वो बंदा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, पर जिन्वू गुस्से से उसकी तरफ जब देखता है तो उस बंदे की भी फटके हाथ में आ जाती है, और वो कहता है तुम्हें जहाँ चलना है वहाँ चलो। जिन्वू वहाँ से आगे बढ़ जाता है, और वो डरा हुआ बंदा ये सोच रहा होता है क्या इसकी रैंक सच में ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू सभी को अपनी मसल्स दिखाकर वहाँ माइनिंग कर रहा होता है, और उसकी मसल्स देख के सब लोग ये सोच रहे होते हैं ये क्या ये बंदा सच में ई रैंक का है। और हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम हो चुका है, और वो बंदा जिन्वू से कहता है तुम जाकर आराम कर लो, पर जिन्वू कहता है कि नहीं मैं थोड़ा और काम करना चाहता हूँ, जिस पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उन सभी लोगों के जाने के बाद जिन्वू उस औजार को नीचे फेंकता है और वहाँ से दौड़ने लगता है, ये कहते हुए कि ब्रेक टाइम 1 घंटे का है, तब तक तो मैं उस बॉस से लड़ भी लूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू उस बॉस के चैम्बर के पास पहुंच जाता है, और जिन्वू को उस बॉस का ऑरा फील होने लगता है, जिससे देखकर वो बोलता है जो भी इसके अंदर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू रियलाइज करता है कि मुझे इस बॉस को नहीं हराना चाहिए, अगर मैंने इसको हरा दिया तो ये गेट क्लोज हो जाएगा और जिससे हंटर गिल्ड का नुकसान भी हो सकता है, पर मुझे क्या, मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और जिन्वू उस बॉस को हराने के लिए अपना हथियार निकाल लेता है, पर तभी पीछे से चाहे आ जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जिसे देखकर तो जिन्वू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।